नमस्कार, टीसीएस 30 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ श्वेता मिश्रा। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह जी, जो कि सहारनपुर विधानसभा प्रत्याशी हैं। सत्ता के दावेदार अनुग्रह नारायण सिंह जी से सवाल जवाब करते हैं। सर, बहुत बहुत नमस्कार आपका हमारे टीसीएस 30 न्यूज़ में। बहुत धन्यवाद। सर, आप छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं, तो आपकी राजनीति में कैसा कदम रखा और इसकी शुरुआत कैसे हुई? राजनीति में मैं आकस्मिक रूप से आया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सभी लोगों ने मुझको छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया और हम लड़ भी गए। तो वहाँ पर सभी छात्रों ने हमको भारी बहुमत से 1979-80 में अध्यक्ष बना दिया और फिर उसी समय से हमारी राजनीतिक जीवन शुरू हो गया। वहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग मजदूर राजनीति में भी आए। इलाहाबाद में कई ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी जहाँ पे मजदूरों कर्मचारियों का शोषण होता था। तमाम बड़े बड़े कार्यालय थे जहाँ पर कि उन लोगों की अपनी समस्याएं होती थी, तो उन लोगों के साथ हम लोग जुड़ते रहे और फिर 1985 में पहली बार मैं यहाँ से इसी क्षेत्र से विधायक हो गया। सर, अब 1985 में लोक दल पार्टी से चुनाव लड़े थे। हाँ, मैं पहली बार जो है 1985 में लोक दल पार्टी से ही यहाँ पर विधायक चुना गया और उसमें हमारे जितने भी छात्र बंधु थे, युवा साथी थे, उन लोगों का भारी योगदान था, क्योंकि लोक दल का यहाँ कोई बेस नहीं था। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर उसके 2 महीने पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो हेमवती नंदन बहुगुणा जी जाने माने लीडर थे और अमिताभ बच्चन से काफी भारी वोटों से हारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी से। लेकिन उसके बाद जब चुनाव हम लोगों का हुआ 2 महीने बाद, तो वहीं पर मैं कांग्रेस लोकदल से करीब 8,500 वोटों से जीता। सर, उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, इसमें कांग्रेस और का क्या स्थान देखने को मिल रहा है? नहीं, कांग्रेस का स्थान ऐसे में बहुत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है 2014 से लेकर अभी तक केंद्र में और राज्य में, उसमें लोगों को बड़ी घोर निराशा हुई है और कांग्रेस इनकी जो इतनी गलत नीतियां हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो, युवाओं के ऊपर उत्पीड़न हो, या महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सबके लिए जो है कांग्रेस सड़क पर लड़ रही है। इसलिए लोग अब ऐसी पार्टी को चाहते हैं कि जो उनकी बातों को रखे और जनता के बीच में रखे और अगर चुनी जाए तो सदन में भी रखे। सर, जैसा कि आप 2012 में चुनाव जीते थे, फिर ऐसे 2017 में ऐसी क्या कमी रह गई जो आपको हार का सामना करना पड़ा? 2017 की स्थिति एकदम भिन्न थी कि केंद्र में मोदी जी की भारी बहुमत से सरकार थी और उन लोगों ने आम लोगों को समझाने में सफलता प्राप्त कर ली कि अगर राज्य में भी और सरकार बीजेपी हो जाएगी तो बहुत भारी विकास करेंगे। और उनके कुछ इस तरह लुभावने नारे, मुद्दे झूठे जो उन्होंने चले, उसमें जनता भ्रम में पड़ गई और भावनाओं में भी वो थोड़ा बह गई। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, अब लोगों ने उन भावनाओं को, भ्रम को तोड़ दिया है और अब वो समझ गए हैं वास्तविकता को। क्योंकि एक तो उनकी नीतियां जो कर्मचारियों के लिए है, मजदूरों के लिए है, नौजवानों के लिए है, किसानों के लिए है, तो जो उन नीतियों पर फेल हुए, आर्थिक क्षेत्र में पूरी तरह से दिवालिया हो गए। आज जो है बैंकों का एनपीए खूब बढ़ा, लोग पैसा ले लेके भाग गए और ज्यादातर जैसे कि सर ये नोटबंदी हुई, इससे क्या प्रभाव पड़ा, आपको क्या देखने को मिला? ये नोटबंदी, जीएसटी, इस सब को अर्थव्यवस्था को इन लोगों ने एकदम चरमरा दिया। ये जो रात में 12 बजे इनकी करने की घोषणा थी, ये रात में 12 बजे अंधकार माना जाता है। जिस तरह ये अंधकार में घोषणाएं की, उसी तरह नीतियां भी अंधकार में चली गई और देश भी अंधकार में समा गया। सर, जैसा कि प्रयागराज में कुछ दिनों से काजल पांडे रेप केस चल रहा है, इसमें आप उनके परिजनों को और उनके लिए क्या करना चाहेंगे? उसमें अभी देखिए मामला चल रहा है और पुलिस वाले भी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे कुछ साथी उनके पास गए थे मिलने पार्टी के, और जैसा उनके गार्जियन और लोग कहेंगे उसी अनुसार किया जाएगा। सर, जैसा कि आप अगर जीतते हैं तो आप जनता के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? जीतते हैं तो पहली बात तो इस जो सांप्रदायिक और सामाजिक सद्भाव बिगड़ गया है, इसको ठीक करना है।
और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आदमी जीने के लायक बने। जीने के लायक ज़रूरी है कि उसको खाना-पीना, रहना और शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था ठीक हो। जो ये सरकार करने में पूरी तरह विफल रही, इसकी सारी प्रामाणिकता हो गई इस कोरोना के दौरान। ये गगनभेदी घोषणाएं करती रही, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं था और लोग तड़प तड़प कर ऑक्सीजन के बिना, इंजेक्शन के बिना अपनी दम तोड़ते रहे और ये लोग केवल वाहवाही लूटते रहे। यहाँ तक कि जो नदियों के किनारे हैं वो सब शमशान घाट बन गए, कब्रिस्तान बन गए और नदियों में लाशें तैरती ही पाई गई, जिससे कि मरने के बाद भी ये उनका ठीक से दाह संस्कार तक या उनकी अंतिम क्रिया तक नहीं करा पाए। तो इनकी सारी बातें जो थी लोगों को सब समझ में आ गई हैं। और जहाँ तक हम लोग करने का है तो हमारे यहाँ क्षेत्र ये बहुत बौद्धिक क्षेत्र है। यहाँ पर जितने भी बड़े सरकारी कार्यालय थे, हेडक्वार्टर्स थे, सबको लखनऊ लोग उठा ले जा रहे हैं। इनके से इसके पहले जब मैं खैर मैं जब भी विधायक हुआ 4 बार, मैं कभी सत्ता में नहीं रह पाया, विपक्ष में ही रहा। लेकिन विपक्ष होने के बावजूद जो पार्लियामेंट्री क्राफ्ट और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होता है उसके अंतर्गत हम लोगों ने इस बात को सदनों में रखा, विधानसभा में रखा और ये कार्यालय नहीं जा पाए। लेकिन ऐसी कौन सी बात आ गई कि कारपोरेटर से लेके प्रधानमंत्री तक सब भारतीय जनता पार्टी के हैं और इसके बावजूद हमारे यहाँ के सरकारी कार्यालय खाली जा रहे हैं, जो खाली एक तरह से कहा जाए कि इलाहाबाद को एक खाली कर दे रहे हैं। जी सर। ये जाने के बाद हाईकोर्ट पे इनकी निगाह लगी है। कई बार इनके मंत्रियों ने कहा भी है कि हम इसका विभाजन कर देंगे। इनकी तो विभाजनकारी नीतियां हैं, जब इस समाज को विभाजित कर देते हैं तो हाईकोर्ट या और भी संस्थाओं को विभाजित करने में कितनी देर है। जो सरकारी संस्थान भी बेचे जा रहे हैं उसमें भी हमारे यहाँ के तमाम लोग रोजगार प्राप्त हैं, उनकी रोजगार जा रहा है, उनका जीवन जा रहा है। इसके साथ ये मध्यम वर्ग का शहर है हमारा। यहाँ पर तमाम लोग ऐसे हैं जो सरकारी जमीनों पे बसे हुए हैं, उनके लाखों की संख्या है, उनके मकान बन चुके हैं, उनकी जमीन को उनको मालिकाना हक अभी तक नहीं दिया गया है। इस सवाल को भी हमने विधानसभा में रखा था और विधानसभा में रखने के बाद उसमें तमाम इन्होंने कई चूंकि 32 साल से तो कांग्रेस है नहीं, कभी भारतीय जनता पार्टी आती, कभी बहुजन समाज पार्टी आती, कभी समाजवादी पार्टी आती है। सब लोगों ने स्वीकार किया कि करेंगे, लेकिन आज तक नहीं कर पाए। हमको लगा था कि शायद इस बार ये डबल इंजन है, केंद्र में और राज्य में ज्यादा सख्त चालीं करेंगे, लेकिन उन्होंने उधर तो झांका ही नहीं। सर आपने रोजगार के लिए कुछ बोला, युवाओं के लिए? नहीं, रोजगार तो होना ही चाहिए। रोजगार के लिए आपके उत्तर प्रदेश में लाखों पद रिक्त हैं, शिक्षा विभाग में रिक्त हैं, फोर्स में रिक्त हैं, पुलिस फोर्स में रिक्त हैं, आपके अन्य विभागों में जैसे हमारे यहाँ पर बड़े बड़े कार्यालय हैं वहां पर रिक्त हैं, स्वास्थ्य विभाग में रिक्त हैं। तो इन सब जो रिक्तियों को भरने के लिए प्रियंका जी ने कहा कि हम लोग 20 लाख नौकरियां देंगे। 20 लाख मतलब कि जो पद रिक्त हैं उनको भरे जाएंगे और फिर स्किल डेवलपमेंट से अगर नौजवान चाहेंगे रोजगार करना तो उसमें भी उनको जो है पूरी तरह से मदद की जाए। सर आपके राजनीतिक मुद्दे क्या क्या हैं? हमारे यही सब राजनीतिक मुद्दे, हमारा अपना कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। सब मुद्दे राजनीतिक हैं कि लोगों को रोटी कपड़ा मकान मिले, चिकित्सा मिले, शिक्षा मिले और उसके लिए हम अपने क्षेत्र में जरूर विशेष रूप से चाहेंगे। हर कोई विधायक को चाहना भी चाहिए कि हम अपने क्षेत्र के लिए भी बात करें, लेकिन सार्वजनिक रूप से तो राजनीतिक मुद्दे यही कि इस पे बात होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक मुद्दों को ये लोग भटका के एक अंधे कुएं की तरफ डाल देते हैं और जिस तरह से हमारे अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग भाषण कर रहे हैं तो ये वो मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, वो फिर वही धार्मिक आधार पे और क्षेत्रीय आधार पे भड़काना चाहते हैं, उसे ले जाना चाहते हैं। लेकिन जनता इतनी मजबूर हो, मैंने उसने मजबूरी में जो जीवन जिया है अभी पिछले 2 सालों में, फिर भी जनता का कहना है कि मतलब फिर से योगी सरकार आनी चाहिए। तो आप वो भय से भी बहुत से लोग कहते हैं कि आप लोग दिखा दीजिए कि उनको कहीं पकड़ के पुलिस मार देने लगे, बंद न कर दे। कहते हैं भ्रष्टाचार कम हो गया, लेकिन कहीं ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अब वो तो जो सरकारी कार्यालय जा रहा है वही उसी को मालूम होता है क्या है। हाँ सर, जैसे कि एक बार फिर आपको कांग्रेस ने आपको अब भरोसेमंद समझ के आपको टिकट दिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, कांग्रेस के लिए तो धन्यवाद है उनको, हमारे नेताओं को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, सोनिया जी को। हम तो इन्हीं लोगों के, राहुल जी के कारण ही कांग्रेस में आए थे और जब से आए उन्होंने पूरा सम्मान दिया कि हम काम कर सकें। तो हम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे ऊपर
फिर से विश्वास किया। सर आपने 9 बार चुनाव लड़ा जिसमें से 4 बार जीते हैं, नहीं 8 बार लड़ा है, 4 बार जीते हैं, ये 9वीं बार है। जी। तो आपको क्या कैसी खुशी हो रही है और आप क्या-क्या चाहते हैं कि मैं इस बदलाव में कुछ करूँगा? देखिए, चुनाव लड़ना हमारा, मैंने पहले कहा, पेशा नहीं, मैं पेशे से वकील हूँ। हाँ, हाँ। तो कुछ दिन मैंने वकालत किया, लेकिन फिर हमको लगा कि ये प्राइवेट प्रैक्टिस करने के बजाय पब्लिक प्रैक्टिस करनी चाहिए, जनता की जो आवाज़ है। तो हम लोग जनता की आवाज़ उठाने के लिए राजनीति में आ गए। तो अब यहाँ पर कर रहे हैं, यही मकसद है कि लोगों का जीवन बेहतर हो। हमारे जो आज़ादी के नेता लोग थे, हमारे जो क्रांतिकारी साथी थे जिन्होंने आज़ादी दिलाई, उनका एक सपना था कि भारत खुशहाल होगा, यहाँ सब लोग सब जो है अच्छे ढंग से रहेंगे, उनका पूरा जीवन सुरक्षित होगा। तो हम लोग उसी के उसमें प्रयास में हैं और यही हमारा उद्देश्य है। आपके हिसाब से शहर उत्तरी में कौन-कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं? बताया ना भी आपको, शहर उत्तरी में एक तो आवास की समस्या है। दूसरी बात ये, चूंकि ये मुख्यालय रहा है सारे कार्यालयों का, हाँ। राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, तो उनकी अपनी समस्याएं कि उनको यहाँ से तोड़ के ले जा रहे हैं। कई विभाग उठा ले गए, कई कार्यालय उठा ले गए। तो रोजगार है, आवास का है, यहाँ पर ज्यादातर हमारे शहर उत्तरी क्षेत्र में जमीन या तो गवर्नमेंट स्टेट लैंड है, या नजूल लैंड है, या कैंटोनमेंट बोर्ड लैंड है। तो जो बाकी बसे हैं, गरीब लोग हैं, तमाम लोग गरीब हैं, जो संगम के किनारे आप लोग जाइए देखिए, तमाम झोपड़ियां हैं। रेलवे पटरी किनारे जो लोग रह रहे हैं, अभी भी जानवरों जैसी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, और भी तमाम स्लम्स हैं। तो उस संबंध में हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जनहित की याचिकाएं दाखिल की हैं। जनहित याचिकाओं में माननीय अदालतों ने निर्णय किया कि इनको बसाया जाए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 43 लाख लोगों को हमने पक्के मकान दे दिए, लेकिन अभी भी यहाँ पे लोग झोपड़ियों में क्यों रह रहे हैं, चुंगी परेड पे क्यों रह रहे हैं, संगम के किनारे। अब बीजेपी तो कहती है कि 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, भ्रष्टाचार चलता आया है, और फिर क्या ये 5 साल में बदल दी है? और नहीं, 70 साल में जो हुआ है उसको ये मिटा रहे हैं, 70 साल का ही खा रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये जो खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, वो 70 साल का ही है। अब ये 7 साल में उसको खा के निकाल रहे हैं। सर जैसा कि हम आ रहे थे तो आपके बारे में पता किया तो बता रहे थे कि अनुग्रह नारायण सर जी लोगों की मदद करने के लिए अपने स्कूटर पे बैठा कर उनकी मदद करने के लिए चल रहे थे, किस हद तक सच है? देखिए, ये मैं फिलॉसफी का भी स्टूडेंट था। साध्य के लिए साधन महत्वपूर्ण नहीं है कि हम स्कूटर से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, या किसी से जाते हैं। जो भी साधन है, हमको जहाँ पहुँचना है नियत समय पे वहाँ पे पहुँचा जाता है। कुछ लोगों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि बड़ी गाड़ियों पे चलेंगे, गाड़ियों की अपना कितनी कीमत पावर है, दिखाएंगे। ये दिखाने से जनता को नहीं दिखाना चाहिए, ऊपर वाला सब देखता है। हाँ। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमारा पहले से भी उद्देश्य रहा। कबीरदास जी ने कहा, साईं यता दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, भूख साधु न भूखा जाए। तो ये हम लोगों का उद्देश्य रहा है। तब उसमें हमारे पास जो साधन मिलता है, या हमारे जो साथी हैं, या जो जो लोग आए, उनके साधन से हम पहुंच जाते हैं शहर में जल्दी। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मुख्य संदेश यही है कि उनके सामने पूरा जीवन पड़ा है, और देश का भी जो भविष्य है, जिस तरह से माननीय मोदी जी देश नहीं बिकने दूंगा, और इसके जो है टुकड़े टुकड़े करके सारी संस्थानों को ये जो बेच रहे हैं, उस पर वो ध्यान दें। क्योंकि अगर सरकार तभी रहेगी जब सरकारी संस्थान रहेंगे। जब सरकारी संस्थान नहीं रहेंगे और निजी कंपनियां रहेंगी, तो कंपनियां उनको अपना नागरिक नहीं मानेंगी, उनको अपना एक प्रजा की तरह उनको प्रयोग करेगी और उनसे काम लेंगी। जितना मेहनताना उनको मिलना चाहिए जीवन में, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनियां मुनाफा कमाना चाहती हैं। ज्यादा मुनाफा के चक्कर में इनके श्रम का शोषण होगा। इसलिए पहली बात तो निजीकरण का विरोध करें, अपने अधिकारों के लिए सड़क पर रहें, और शिक्षा ग्रहण जो माता पिता कर रहे हैं या मिल रही है, उसको बेहतर ढंग से करके अपना जीवन बनाएं और देश की भी सेवा करें। जी सर, हमारे शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे TCS 30 न्यूज।